हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 6 वंशागति के आणविक आधार, जिसमें हम अपने ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था अपना लैक ओपेरोन। लैक ओपेरोन यानी कि लैक में शुगर, लैक्टोज, जिसके बारे में मैंने बताया था। ओपेरोन यानी कि जीनों का समूह। जीनों का समूह होता है डीएनए, जो कि डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में ही जीनों का समूह पाया जाता है। कि और शायद मुझे लगता भी है कि इतना मैं आपको बता चुकी हूँ, अब तक सारी चीज़ें इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो लैकोप्रोन क्या था कि लैकोप्रोन की स्पष्ट जानकारी जो थी वो फ्रैंकवास जैकब व जैकवे मोनार्ड ने प्रस्तुत किया था। तो जो लैकोप्रोन था उसके बारे में उन्होंने बताया था कि जो पॉलीसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन होते हैं उनका नियमन एक सामान्य उन्नायक जीन और एक नियामक जीन के द्वारा होता है, और जो इस प्रकार की व्यवस्था होती है जीवाणुओं में वो सामान्य होती है और इसे ही प्रचालक कहते हैं। तो जो ओपेरोन होता है उसको हिंदी में प्रचालक कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपके रिवीजन के लिए बता रही हूँ, जिससे कि आपको जो पिछला अगर आप भूल गए हो तो आपको ये याद रहे। तो इसको उदाहरण था इसके लैक प्रचालक, ट्रिप प्रचालक, वेल प्रचालक। तो लैक प्रचालक में जो आपका इंड्यूसर यूज होता था वो था आपका लैक्टोज। ट्रिप प्रचालक में जो ट्रिप्लोफेन यूज होता था, जो टाइप ऑफ एमिनो एसिड था। और वेल प्रचालक में वेलिन यानी कि टाइप ऑफ वेलिन आपका इंड्यूसर यूज हो रहा था। तो लैकोप्रोन के अनुसार एक डीएनए में 4 जीन होते हैं। जीन क्या होते हैं? जीन न्यूक्लियोटाइड के कुछ भाग या कुछ खंड, न्यूक्लियोटाइड के कुछ खंड जीन कहलाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो लैकोपेरोन है उसमें संरचनात्मक जीन से जो एमआरएनए बनता है, इस एमआरएनए को प्रमोटर जीन और रेगुलेटरी जीन नियंत्रित करते हैं। और जो रेगुलेटरी जीन होता है वो एक अपना एमआरएनए बनाता है और इस एमआरएनए से एक रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। अब जब रिप्रेसर प्रोटीन बन जाता है तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है, उसको हम देखते हैं कि उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। तो अब क्या होता है कि जब रिप्रेसर प्रोटीन बन जाता है तो अब ये प्रोटीन ऑपरेटर जीन पर जुड़ जाता है। अब रिप्रेसर प्रोटीन क्या था? ऐसा प्रोटीन जो किसी भी कार्य को रोक देता, वहीं पे स्टॉप लगा दे कि अभी कोई कार्य आगे नहीं होगा, वो होता है आपका रिप्रेसर प्रोटीन। तो अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जब बन जाएगा डीएनए से, तो उसके बाद क्या होगा? डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन होगा वो रिप्रेसर प्रोटीन होगा आपका। अब जो प्रमोटर जीन है वो आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने का स्थान देता है। जब ऑपरेटर जीन पर रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है तो इसे स्विच ऑफ लैकोप्रोन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रक्चरल जीन से मुख्य आरएनए बनता है उसके बाद, जिससे तरह तरह के एंजाइम बनते हैं और जीवों के लिए अनिवार्य होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है? जब तक वो अपना एमआरएनए तब तक नहीं बना पाता जब तक रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जुड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि आरएनए जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज जो रिप्रेसर प्रोटीन के अंदर उपस्थित होता है वो एंजाइम को आगे नहीं बढ़ाने देता, और तब तक एमआरएनए नहीं बनेगा। जब आरएनए पॉलीमरेज ही आगे नहीं बढ़ पाएगा तब एमआरएनए कैसे बन जाएगा? तो लैकोपेरोन का इंड्यूसर लैक्टोज एसिड होता था। अब लैक्टोज एसिड जो होता है वो यहाँ पे इसको रिप्रेसर प्रोटीन को हटाने का काम करता है, यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन से आके इंड्यूसर जुड़ जाता है लैक्टोज एसिड और रिप्रेसर प्रोटीन अपनी जगह छोड़ देता है। अब क्या होता है कि अभी लैक्टोज एसिड आता है और ये रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाता है और तुरंत रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन को छोड़कर चला जाएगा। और फिर क्या होगा कि अब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते हुए एक एमआरएनए बना लेता है और फिर 3 जीन मिलकर संयुक्त रूप से एक ही एमआरएनए बनाते हैं। और ऐसे एमआरएनए को पॉलीसिस्ट्रोमिक एमआरएनए कहते हैं, जो जीवाणु यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो एमआरएनए बनता है इस पे 3 एंजाइम बनते हैं, लैकजेड, लैकवाई और लैके। तो लैकजेड में बीटा गैलेक्टोसाइड बनता है, लैकवाई में परमीएज बनता है और लैक ए में बनता है ट्रांसएक्टिलेज बनता है। तो इसको बोलते हैं स्विच ऑन ऑफ लैकोपेरोन। तो इतना आपकी समझ में आ गया कि लैकोपेरोन क्या है? लैकोपेरोन एक ऐसा तंत्र है जो संरचनात्मक जीन यानी मुख्य जीन जिससे ओपेरोन जुड़े रहते हैं एमआरएनए बनाता है और उसके नियमन को प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन उसको कंट्रोल करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मानव जीनोम परियोजना। लैकोपेरोन हम अपना रिपीट कर चुके हैं पीछे वाला। पढ़ेंगे मानव जीनोम परियोजना के बारे में, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसे कहते हैं और ये आपका क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या क्या विशेषताएं, इसके लक्ष्य क्या हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सन 1990 में मनुष्य के जीनोम यानी कि जो मनुष्य में जीन्स पाए जाते हैं, मनुष्य के जीनोम में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रमों को, आपको ये भी पता है कि नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं, अनुक्रम जो होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि मनुष्य के अंदर पाया जाता है डीएनए, डीएनए के अंदर पाए जाते हैं नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार आपके एसीसी, एटीसी, ये सब आपके नाइट्रोजन क्षार होते हैं।
तो ये किसके अंदर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके डीएनए के अंदर। तो 1990 में मनुष्य के जीनोम में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम को पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई थी, जिसे मानव जीनोम परियोजना कहते हैं। यानी कि इस परियोजना में क्या था कि जो मानव जीनोम में जो मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 पेयर में पाए जाते हैं, तो उनको एगुणित गुणसूत्र बोलते हैं। उनमें जो नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं उनके बारे में, उनके अनुक्रम के पता लगाने के बारे में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। जीन में आपको बता ही चुकी हूँ जीन क्या होते हैं। जीन डीएनए की इकाई होती है। तो नाइट्रोजन क्षारकों के समूह को जीन कहते हैं, ये भी आपको पता है। अब क्या होता है कि अलग अलग नाइट्रोजन क्षारों का एक अलग अलग समूह होता है, सॉरी अलग अलग नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं इनका एक अपना अलग अलग जीन होता है। अब एक जीन में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? एक जीन के अंदर 3000 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, क्योंकि डीएनए में 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। तो अगर एक जीन में 3000 जाते हैं तो फिर सोच सकते हो आपकी कि कितने, फिर जितने भी जीन है सब में 3000 आप देख लो, तो फिर आराम से नाइट्रोजन क्षार उसके अंदर आ जाएंगे। यानी कि जो एक नाइट्रोजन क्षार है ए, उस पर क्या होगा, उसके अंदर 3000 बिलियन, यानी कि जैसे कि आपका ये ए है, ये आपका नाइट्रोजन क्षार है एक ए, तो इसमें क्या है कि इसमें एक जीन होगा और इस एक जीन पर 3000 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, मैंने आपको डीएनए का डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। ये क्या, इसमें मैंने नाइट्रोजन क्षार आपके बनाए हुए हैं। तो जो नाइट्रोजन क्षार है इसके अंदर, यानी कि इस पूरे उसमें एक 3000 नाइट्रोजन क्षार उपस्थित है, तब ये मिलकर एक जीन बना है। और बाकी पूरे में 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षार उपस्थित है। क्या होता है कि इसका लक्ष्य क्या था मानव परियोजना का? तो इसमें लगभग 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना, मानव डीएनए को बनाने वाली 3 नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रमों का पता लगाना। यानी कि इसका जो लक्ष्य था, एक तो ये था कि जो 20,000 से 25,000 जीन थे मनुष्य में, उनके बारे में पता लगाना मानव डीएनए में, और दूसरा जो नाइट्रोजन क्षार है उनके अनुक्रमों के बारे में पता लगाना। नाइट्रोजन क्षार के जो अनुक्रम है उसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर पता लगाने बैठ जाए तो पूरी कम से भी कम कितनी किताबें लिख जाएंगी उसके ऊपर। तो इसलिए इसको, ये जो प्रोसेस होता है इसको कंप्यूटर में करते हैं, यानी कि कंप्यूटर में इसको फीड करते हैं, कंप्यूटर में ही प्रोसेस रिसर्च इनकी चलती रहती है। ये कभी किसी पेज पे या फिर किसी बुक पे नहीं हो सकती इतनी रिसर्च लंबी, क्योंकि बहुत लंबी रिसर्च होती है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो 3 बिलियन होते हैं, तो 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षार का एक अलग अलग प्रोसेस होता है। ठीक है। और उसके बाद क्या, उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, यानी कि जो उन्हें जानकारी मिले उसको आंकड़ों के रूप में फिर उनको संग्रहित भी करना था। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर होती हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या थी? इसकी विशेषताएं थी कि मानव जीनोम में 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं। मानव जीनोम के अंदर इतने क्षार मिलते हैं, और औसतन प्रत्येक जीन में 3000 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। अब मानव जीनोम में सबसे बड़ी जो जीन होती है उसको बोलते हैं डिस्ट्राफिन, जिसमें 2.4 करोड़ नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि मानव जीनोम में सबसे बड़ी जीन कौन सी है? वो है डिस्ट्राफिन, जिसमें 2.4 करोड़ नाइट्रोजन बेस आपके पाए जाते हैं। और खोजी गई 50% से अधिक जीनों के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली गई है। ये बात आपको बता दूं मैं कि जब 3 बिलियन जीन है तो अब तक जो 50% से अधिक जीन है उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली गई है। बाकी 50% अभी बचे हुए हैं, उनके बारे में रिसर्च चल रही है, धीरे धीरे उनके कार्यों के बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो और कुल जीनों की संख्या कितनी है? 3000 है, आपको पता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 2% जीन ही प्रोटीन का कुटलेखन करता है, यानी कि बस खाली 2%, इतने में से 3 बिलियन में से 2% जीन ही प्रोटीन का कुटलेखन करता है। और मानव डीएनए का बहुत बड़े भाग में पुनरावृत्ति अनुक्रम पाए जाते हैं। पुनरावृत्ति अनुक्रम क्या होते हैं? मानव डीएनए के जो पुनरावृत्ति अनुक्रम होते हैं वो ये होते हैं, जैसे कि हम, आपको पता है नाइट्रोजनी क्षार ऐसे होते हैं ACTTAACCG, यानी कि इतना एक आपका सीक्वेंस हो गया। तो ये सीक्वेंस दोबारा से रिपीट हो जाना, फिर ये सीक्वेंस दोबारा से रिपीट हो जाना, तो ये होता है डीएनए का पुनरावृत्ति अनुक्रम। ठीक है। और डीएनए का वह भाग जब पुनरावृत्ति अनुक्रम मिलता है उस भाग को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए।
क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि डीएनए का वह भाग जब पुनरावृत्ति अनुक्रम मिलता है उस भाग को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। तो ये देखते हैं, मैंने आपको एक डायग्राम बना हुआ है क्रोमोसोम का। तो ये क्रोमोसोम जो है, मनुष्य के क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है। तो क्रोमोसोम जो होता है उसमें 99.9% डीएनए तो सभी मनुष्यों का एक जैसे होता है। जितने भी दुनिया में मनुष्य हैं उनमें 99.9% डीएनए तो उनका सेम है, लेकिन 0.1% जो होता है, यानी कि 0.1% ही डीएनए असमान होता है। और ये 0.1% डीएनए होता है, इसी से पता चलती है कि ये मनुष्य उस, यानी कि इसके पिता ये हैं, यानी कि पिता से संतान का, संतान से उसकी संतान का जो पता चलता है वो 0.1% डीएनए से पता चलता है, जो कि फिंगरप्रिंटिंग द्वारा पता चलता है। और ये 0.1 डीएनए ही यूज होता है, यानी कि यही एक आधार होता है मनुष्य के जीवन का, कि उसके बारे में बता सके कि हाँ, कि ये इसके डीएनए से बना हुआ है मिलकर। बाकी 90.9% डीएनए ही सबका सेम होता है जितने भी दुनिया में मनुष्य हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है इसमें 90.9% डीएनए तो सेम है। अब ये जो 0.1% डीएनए इसको बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। तो रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है आपका? सैटेलाइट डीएनए, ठीक, यानी कि 0.1% डीएनए। अब जो ये 99.9% डीएनए होता है इसको बोलते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए, क्योंकि सभी में सेम होता है। और जो 0.1 डीएनए होता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब जो सैटेलाइट डीएनए वो भी टू टाइप्स का होता है आपका, एक होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए, दूसरा होता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अब ये जो मिनी सैटेलाइट डीएनए होता है ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें जो क्षारों का अनुक्रम होता है वो 10 से 50 हो सकता है, यानी कि जो मैंने आपको भी रिपीटेटिव सीक्वेंस दिखाया था, पुनरावृत्ति अनुक्रम दिखाया था, उसमें वो मिनी सैटेलाइट डीएनए में होता है, यानी कि वो 10 से 50 हो सकता है, यानी कि ACC TT AA CG, फिर ये इस तरीके से 10 बार हो सकता है, 10 से 50 बार हो सकता है, बस इतना ही। और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए में क्षारों का अनुक्रम 50 से 100 हो सकते हैं, यानी कि ये लंबा चलता है माइक्रो सैटेलाइट में। अब इसमें यूज होता है VNTRS। VNTRS क्या होता है? जब इन क्षारों का अनुक्रम इस तरीके से निकलता है तो इसको बोलते हैं VNTRS। VNTRS यानी कि वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। इस जो ये सीक्वेंस होता है 10 to 50, इसको बोलते हैं VNTRS, यानी कि वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। और ये जो प्रोसेस यूज होता है मिनी सैटेलाइट, यही फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं किसी भी मनुष्य का डीएनए जानने के लिए, यानी कि उससे उसकी संतान के बारे में जानने के लिए। ये थी आपकी मानव परियोजना। अब जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है आपका, उसके बारे में जानते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन मुख्य जो लक्ष्य है वो ये है कि किसी मनुष्य के डीएनए का पता करना, कि ये डीएनए उसी मनुष्य का है या फिर किसी और मनुष्य का है, यानी कि 0.1% डीएनए से पता करना। तो इसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में डीएनए डालते हैं, एक डीएनए डालते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए। जो ये बल्क जीनोमिक डीएनए होता है ये आपको तो पता है, ये 99.9% होता है। अब जो डीएनए होता है वो टू टाइप्स का होता है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। तो जो माइक्रो सैटेलाइट है वो बीच वाली सतह में आ जाता है, और जो मिनी सैटेलाइट होता है वो ऊपर आ जाता है, यानी कि वो इतना कम होता है। क्या करते हैं कि उसके कुछ एक पीसीआर प्रोसेस होता है, पीसीआर प्रोसेस में इस डीएनए को डाल के इसकी जो संख्या वो बढ़ा लेते हैं, तब डीएनए का पता लगाते हैं। तो इस मिनी सैटेलाइट को निकालते हैं, इसमें से जो मिनी सैटेलाइट ऊपर आ गया, इस टेस्ट ट्यूब में से इस मिनी सैटेलाइट को निकाल लिया, और एक एंजाइम जिसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं वो इसमें अप्लाई करते हैं एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए को काट देता है, यानी कि इसके खंडों को डिवाइड कर देता है, डीएनए के खंडों को डिवाइड कर देगा। जैसे ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस इसमें आएगा, ये एंजाइम डीएनए के खंडों को काट देगा, और अब डीएनए छोटे छोटे खंडों में तुरंत ही फिर टूट जाता है। अब जब डीएनए टूट जाता है तो इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके दो टर्म्स होते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। तो ये नेगेटिव की तरफ से जैसे ही इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को डालते हैं तो वो उसमें फिर जेल एगारोज डालते हैं। जेल एगारोज एक एंजाइम होता है जो कि समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। वो इसीलिए प्राप्त किया जाता है जिससे कि डीएनए का हमें पता चल जाए, डीएनए खंडों में डिवाइड होके जो उसके क्षार है उनके साथ बॉन्ड बना ले। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो वैसे ही हमें डीएनए का पता चल जाएगा, जिस भी क्षार के साथ बॉन्ड बनाता है वो चला जाएगा। तो इसमें जेल एगारोज यूज करते हैं। जेल एगारोज यूज करने के बाद इसमें डालते हैं एल्केलाइन सॉल्यूशन। अब जैसे ही इसमें एल्केलाइन सॉल्यूशन डलेगा तो ये जो आपका डीएनए था
टूटा हुआ डीएनए वो क्या करेगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगेगा। यानी क्या होगा कि जैसे ये एल्कलाइन सॉल्यूशन डीएनए के बीच उसके खंडों को तोड़ देगा और फिर इस नायलॉन शीट पर इसे रख देते हैं। यानी कि अब जब ये खंड आपस में टूट जाएंगे यहाँ से, तो फिर इसको रख देते हैं नायलॉन शीट पर। फिर क्या होगा कि जब ये डीएनए अब नायलॉन शीट पर आकर फिर ये चिपक जाएगा, ये टूटा हुआ डीएनए नायलॉन शीट पर आकर चिपक जाएगा। यानी कि इसमें एगारोस जेल भी और एल्कलाइन सॉल्यूशन भी हमने इसमें डाला हुआ है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जाने के बाद डीएनए। क्या होगा फिर उसके बाद जब एल्कलाइन सॉल्यूशन इसमें डल जाएगा तो डीएनए क्या होगा, डीएनए के जितने भी खंड बचे हुए थे वो सब टूट जाएंगे और ये नायलॉन शीट पर आकर इसको जो जेल एगारोस था, सॉरी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस थी, उसको उस वाली प्लेट को नायलॉन शीट पर रख देंगे और क्या होगा कि अब डीएनए नायलॉन शीट पर चिपक जाएगा और अब इसे डीएनए प्रोब्स पर रख देते हैं। डीएनए प्रोब्स क्या होता है आपका, डीएनए प्रोब्स होता है आपका कि लैब में सिंथेसाइज डीएनए, यानी कि लैब में पहले से ही डीएनए को सिंथेसाइज कर लेना। जो डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है उसके फिर खंड बन जाते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये होता है आपका डीएनए प्रोब्स। उसके बाद क्या होता है कि डीएनए प्रोब्स पर जैसे ही ये डीएनए प्रोब्स आ जाते हैं इस पर, अब इसमें डीएनए प्रोब्स डाले जाएंगे उसमें जो आपकी प्लेट थी, यानी कि जो नायलॉन शीट थी। अब इसमें क्या होगा, जब इसमें डीएनए प्रोब्स डालेंगे तो डीएनए प्रोब्स इन नाइट्रोजन क्षारों के अनुसार इस पर आकर जुड़ जाएंगे। यानी कि डीएनए प्रोब्स यहाँ पर ये जो आपको पेंसिल से दिख रहे हैं ये नाइट्रोजन क्षार है, ये आपके डीएनए प्रोब्स हैं, ये आकर आपस में जुड़कर इस प्रकार संकर डीएनए खंडों का निर्माण होता है। संकर डीएनए क्या होता है, संकर डीएनए यानी कि एक रेडियो एक्टिव और एक नॉर्मल डीएनए। अब इस पर क्या करेंगे, अब आप इस पर एक्सरेज डालते हैं। एक्सरेज जो होती है क्या करती हैं, ये एक्सरेज जो होती है नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम को पार नहीं कर पाती। एक्सरेज जब हम इन पे डालते हैं तो ये नाइट्रोजन क्षार जो ये नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम को पार नहीं कर पाती। जब ये पार नहीं कर पाती तो इन्हीं पर नाइट्रोजन क्षार की फिगर यानी कि एक्सरेज पर आकर बन जाएगी। यानी कि फिगर जो बन जाएगी वो ऐसी बनेगी, एक पतली एक मोटी, यानी कि उस पर फिर फिगर बन जाएगी, एक्सरे फिल्म बन जाएगी। एक्सरे फिल्म से पता लगा लेंगे कि ये डीएनए इसका है और इन्हीं की लंबाई बार कोड के रूप में दिखाई देती है। एक्सरे फिल्म है आपकी, जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है इसमें एक पतली एक मोटी, एक पतली एक मोटी, इस तरीके से फिगर बनी हुई है। तो जब जो ये ना आपका डीएनए प्रोब्स होता है, जब ये एक्सरे फिल्म पर आकर जब ये एक्सरेज पर डालते हैं तो एक्सरेज क्या होता है कि नाइट्रोजन क्षारकों को पार नहीं कर पाता और फिर एक्सरे फिल्म बन जाती है। तो ये था आपका फिंगरप्रिंटिंग और इसी के साथ आपका ये चैप्टर आज खत्म हो गया है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट है, कुछ आपके क्लियर नहीं हुए, सारे टॉपिक अपने अच्छे से पढ़ लें, रिपीट कर लें, एक बार रिवीजन कर लें अच्छे से। उसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो मुझे बताएं, उनको फिर पहले मैं क्लियर करूँ आपके, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे कल से।